नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसमें हमने केवल संविधान का परिचय ही बात किया था। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस पर डिस्कस किया था। दोस्तों, यदि आप संविधान के बेसिक्स को समझना चाहते हैं एकदम सरल भाषा में, तो हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड है, आप उसको एक बार देखें। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों संविधान का सिलेबस, संविधान का एक रोड मैप, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रोड मैप। दोस्तों, कभी भी किसी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग जरूरी है। मैं जो आने वाले लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उसका एक रोड मैप आपको मिल जाएगा। आज के लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि संविधान की कितनी रीच है, कहां तक हमें इसको पढ़ना है। तो इस वीडियो में सिलेबस का आधा पार्ट होगा, अगली वीडियो में सिलेबस का दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को। दोस्तों, संविधान पढ़ने में सबसे पहले संविधान का परिचय पढ़ा जाता है, जिसको मैंने आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संविधान का ऐतिहासिक पहलू, यानी संविधान जो हमारा बना 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में भारत में लागू होता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये इतना बड़ा संविधान बना कैसे, इसका आधार कैसा था, व्हाट वाज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ तो ऐसी घटनाएं पहले घटी होंगी तो जो कि संविधान का निर्माण की, संविधान का एक रूप प्रदान की। इसलिए हमें संविधान का ऐतिहासिक पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा संविधान में हम पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यू राइट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको हर एक टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा और बाकी तो हम हर टॉपिक को हर वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए आती है और धीरे धीरे कैसे वो अपनी जड़ें जमाती है। पहले वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी और जब उसे पता चला कि भारत में एकता नहीं है, उसका इस्तेमाल करके, भारत का कोई समय संविधान नहीं है, भारत में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसका वो इस्तेमाल करके पूरे भारत में शासन करना उसका उद्देश्य हो गया था। और इसमें जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जड़ें कैसे बढ़ाई। इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। एक 1773 से लेकर 1857 तक। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है और ये क्या है मैं अब इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम केवल सिलेबस को जान रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम इसकी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो केवल हम एक पाठ्यक्रम जान रहे हैं। तो दोस्तों, हम 1773 से 1857 पहला सेक्शन बांटेंगे और दूसरा सेक्शन होगा 1858 से लेके 1950 तक। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1857 में हुआ था स्वतंत्रता की पहली क्रांति। तो इस फेज में कंपनी का शासन था, तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे इस पे अधिनियम पारित किए गए, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
और 1857 को जब स्वतंत्रता की पहली क्रांति होती है भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगता है भारत में। तो जो ब्रिटिश क्राउन रूल है 1858 से लेकर के भारत में जब तक संविधान बनता है तब तक रहता है। तो ये हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारे संविधान का जो बेस है, आधार है, वो हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे और वो होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, दूसरा टॉपिक होगा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान एक दिन में नहीं बना। संविधान की निर्माण की एक प्रक्रिया थी। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान जैसे बना है, तो इसमें कौन कौन सी समितियां थीं, कैसे हमने संविधान सभा का गठन किया, कैसे हमने पूरे संविधान का एक आधार बनाया, इसको हम डिस्कस करेंगे। संविधान का निर्माण जो सेकंड टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे 389 मेंबर्स थे उस समय, 296 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस के थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। कौन कौन प्रारूप समिति आपने नाम सुनी होगी। तो जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो इस निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या था उसको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा है दोस्तों, संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। दोस्तों, हमारा संविधान दुनिया की सबसे बेहतरीन खिचड़ी में से एक है, जिसमें हर प्रकार का स्वाद आपको दिखेगा। संविधान की हमारी कुछ विशेषताएं हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये पहली विशेषता है। 80,000 पन्ने हैं इस संविधान। दूसरी विशेषता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के लिए सबसे अनिवार्य रूप से अधिकार है, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलाते हैं अनेकों चीज की। इसमें डीपीएसपी है, इसमें प्रस्तावना है। भारत का संविधान एक सेकुलर है, जो किसी धर्म का अनादर नहीं करता, सभी धर्म को समान मानता है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं संविधान की, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो में। हमारा चौथा टॉपिक होगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, या फिर इंग्लिश में से बोलते प्रीएम्बल। यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रीएम्बल लिखने को पूछ लिया था आज से कुछ साल पहले, और स्टेट पीसीएस जैसे पीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उसमें तो डायरेक्ट 6 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया था, राइट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की प्रस्तावना को लिख दीजिए। तो प्रस्तावना है क्या? जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो किताब के सबसे पहले पन्ने में पूरी सारांश दी होती है कि ये जो किताब है ये किस बारे में है, कैसे है, क्यों है। तो वो सारांश पूरा संविधान का पूरा समरी प्रीएम्बल में दिया गया है। प्रस्तावना संविधान में सबसे पहला पन्ना है। पहले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पास किया था, उद्देश्य प्रस्ताव से कहा जाता था। बाद में ये मॉडिफाई होके प्रस्तावना बन गया। हमारे प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे शुरू होते हैं, आप कोई भी किताब पढ़े सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल दिया जाता है। एनसीईआरटी किताब में सबसे पहले पन्ने में रहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे कुछ शब्द आपको मिलेंगे। तो ये सॉवरेन क्या है, संप्रभुता क्या है, सोशलिस्ट क्या है, समाजवादी क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, यानी लोकतांत्रिक क्या है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल में। अगला है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण
हिस्सा है जिसको आर्टिकल्स अनुच्छेद में नहीं मेंशन किया गया, अनुसूची में मेंशन किया गया। वर्तमान में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ, यानी भारत के राज्यों के नाम और संघ शासित प्रदेश के नाम कहां मिलेंगे आपको? आपको अनुसूचियों में मिलेंगे। पूरे देश के जो उच्च अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी शपथ, उनका वेतन शेड्यूल 2 में वेतन दिया गया है, तीसरे में शपथ दिया गया है। तो ये जो शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, इन सबको हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स में। अगला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप एग्जाम देंगे, चाहे आप एसएससी देंगे, चाहे आप व्यापम देंगे, चाहे पीएससी देंगे, चाहे यूपीएससी देंगे, सोर्सेस से सवाल पूछे जाते हैं। हमारा संविधान अकेले नहीं बना है। दुनिया अनेक देशों से, हमने अनेक देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लाए हैं। जैसे हमारे भारत में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी द्विसदनात्मक प्रणाली है। द्विसदनात्मक प्रणाली का अर्थ होता है हमारे भारत में 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। अब ये कहां से लिया गया? ये प्रक्रिया पहले से ब्रिटेन में थी, तो हमने ब्रिटेन से लिया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसे बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है अमेरिका में, तो हमने अमेरिका से लिया फंडामेंटल राइट्स। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, हमने इसे आयरलैंड से लिया। तो जब संविधान बन रहा था दोस्तों, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन सदस्यों को विश्व के हर जगह भेजा गया, क्योंकि भारत का एक ऐसा संविधान का निर्माण करना था जो भारत की विभिन्नताओं को, अनेकताओं को एक करे और भारत को एक रूप में जोड़े। तो भारत इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए ऐसा संविधान बनाना था जो विभिन्न जातियों को, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न धर्मों को, सबको आपस में जोड़ के रखे। तो और ऐसा संविधान बनाना था जो किसी भी के अधिकार का हनन न करे, जो सबको समान रूप से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको समान अधिकार प्राप्त कराए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इन सब का ख्याल रखते हुए देश के संविधान को ऐसा बनाया गया। तो संविधान के स्रोत दुनिया के अनेक देशों से लिए गए हैं। हम मुख्य 10 देशों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। दोस्तों, अब शुरू होता है यहां से संविधान के 22 भाग। दोस्तों, हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना था तब 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। तो हर भाग में अलग अलग उद्देश्यों का विवरण है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटोरीज। स्टूडेंट्स, यूनियन एंड टेरिटोरीज, ये आर्टिकल देखिए, पहला भाग है। मैंने यहां पे आर्टिकल भी लिखा है। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र की बारे में बात की गई है। यूनियन एंड टेरिटरीज की बात की गई है। अब इसमें है क्या? सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा है भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत का नाम दिया गया है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 4 में क्या लिखा है। जैसे भारत में हमें 2 राज्यों को आपस में मिलाना है या एक राज्य को 2 भागों में बांटना है, उसे कौन बांटेगा? संसद बांटती है। तो नाम बदलना है किसी राज्य का, तो उसकी विधि क्या होगी? किसी दूसरे देश के हिस्से को भारत में शामिल करना है। तो संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है 1 से लेकर 4 तक में।
नागरिकता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों नागरिकता। देखिए आप इन सभी चीजों को आप अपने कॉपी में नोट करते चले। अगला टॉपिक होगा नागरिकता, इसे कहते हैं सिटीजनशिप। हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है, नागरिकता कैसे खो देंगे, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन करेगा, संसद के हाथ में है वैसे। तो इन सब के डिटेल डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता सिटीजनशिप में करेंगे। ये भाग 2 है दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है। फिर नेक्स्ट भाग होगा पार्ट थर्ड, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार का विवरण 12 से लेके 35 तक है। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की मूल अधिकार को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि कोई भी, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो या कोई सरकारी, वो किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। स्टेट की परिभाषा की गई है कि राज्य में कौन कौन से, भारत में कौन कौन से प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ऐसे कानून बनाएंगे जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करे। फिर वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स था। राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। तो जो आर्टिकल्स होंगे 12 से लेकर के आपके 35 तक, इसमें फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक जो फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम है, 19 से लेकर आपका 22 तक। तो ये जो फ्रीडम है, फिर आर्टिकल 23, 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 25 टू 28 रिलीजन का अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में। अगला टॉपिक होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। दोस्तों संविधान में कुछ ऐसे काम किए गए जो उस समय राज्य के द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते थे, तो कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को इस निर्देशों को पालन करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड देश से लिए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ये हमारे भाग 4 में है, पार्ट 4 में है। तो ये पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी को बताया गया है। वैसे ये अधिकार है, ये मौलिक अधिकार तो नहीं है और ये न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नेचर के नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जस्टिसेबल है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आर्टिकल 45 में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा को देने का बात कहा गया था कि राज्य को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो बच्चे हैं, 0 से 6 जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, उन सबको शिक्षा मुफ्त मिले, उन सबका ही अधिकार हो। लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ राज्यों के पास संसाधन नहीं थे,
तो ये नीति निर्देशक तत्व तो निर्देश दिए गए थे कि आने वाले समय भविष्य में जरूरत पड़े तो राज्य इसे लागू कर सकती है, लेकिन राज्य बाध्य नहीं है लागू करने के लिए। अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, इसको 1976 में जोड़ा गया संविधान के 42वें संविधान संशोधन से, और इसके लिए पार्ट 4A लगाया गया, भाग 4 का, और इसके लिए आर्टिकल है 51 का, मूल कर्तव्य। दोस्तों, जैसे देश ने नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही हर एक नागरिक का कुछ कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भी है, जिसे उसे पालन करना चाहिए। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कुछ ऐसे मूल कर्तव्य मैं आपको बता देता हूं, हालांकि हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब का सम्मान करना, तो हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे मूल कर्तव्य में। अगला टॉपिक है पार्ट 5, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दोस्तों सबसे बड़ा टॉपिक। यदि आपने इसको समझ लिया, हमने पूरा संविधान समझ लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भाग 5 है, ये पार्ट 5 है, और अनुच्छेद 52 से लेकर 52 से लेकर 151 तक है। दोस्तों, पार्ट 5 को हमने इसे 5 चैप्टर में बांटा है। पहला चैप्टर होगा एग्जीक्यूटिव का, यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका कहां से कहां तक होगी? 52 से लेकर 78 तक। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति से लेकर के, जो राष्ट्रपति हैं, सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली कैसी है, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। तो यहाँ पे जो जो कार्यपालिका के हिस्सा है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे 52 से लेकर 78 तक। चैप्टर 2 होगा संसद, पार्लियामेंट। दोस्तों, संसद या पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से लेके 122 तक मेंशन है। संसद कैसे चलती है, संसद के बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे 79 से लेके 122 तक। चैप्टर 3 होगा ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, यानी आधा आदेश। जब कोई संसद का सत्र नहीं चलता, when there is no session in the parliament, then the president has the power to issue the ordinance, which